नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार मीना, सहायक आचार्य भूगोल। आप सभी का स्वागत है भूगोल की इस कक्षा में। इस कक्षा में हम विश्व का प्रादेशिक भूगोल पढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत हम अभी यूरोप का प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे हैं। हमने विगत लास्ट वीडियो में यूरोप के प्रमुख उद्योगों का अध्ययन किया था। आज हम यूरोप महाद्वीप की जनसंख्या का अध्ययन करेंगे। जनसंख्या हमने एशिया की भी पढ़ी थी। जनसंख्या अर्थात किसी निश्चित स्थान पर रहने वाले लोगों की संख्या जो है वो जनसंख्या कहलाती है। जनसंख्या संरचना के अंदर हमने देखा कि लिंगानुपात, आयु संरचना, जनसंख्या घनत्व और कार्यशील जनसंख्या, साक्षरता, ये सभी मिलके किसी भी प्रदेश, किसी भी स्थान की जनसंख्या संरचना को बनाते हैं। एक और शब्दावली पढ़ी थी जिसमें हमने पढ़ा था कि जनसंख्या वृद्धि। वृद्धि में हमने देखा कि धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है। अगर हम एक निश्चित समय में किसी निश्चित स्थान की जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को पढ़ें तो वो उस क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। यूरोप महाद्वीप की जनसंख्या हम पढ़ रहे हैं। यूरोप महाद्वीप को हम जब क्षेत्रफल के अनुसार देखते हैं तो विश्व के 7 महाद्वीपों में केवल ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के यह महाद्वीप छोटा महाद्वीप है, पर पॉपुलेशन के हिसाब से हम देखें तो ये वर्ल्ड में तीसरे स्थान पे है। क्षेत्रफल के अनुसार ये छठे स्थान पे था, पर पॉपुलेशन के हिसाब से ये एशिया और अफ्रीका के बाद तीसरे स्थान पे है। इस महाद्वीप में विश्व का 7.04% भूभाग है, जिसके ऊपर वर्तमान में विश्व की लगभग 9.3% जनसंख्या है जो निवास कर रही है। अगर हम वर्ष 2018 का जनसंख्या के आंकड़े देखें तो यहाँ पे लगभग 746 मिलियन जनसंख्या है इस महाद्वीप की और 75 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का यहाँ पे घनत्व है। अगर इस महाद्वीप में जनसंख्या का वितरण देखें तो वो अधिकांश जो जनसंख्या है इस महाद्वीप में देखें या पूरे विश्व में देखें हम तो जनसंख्या जो नदियों के उर्वर मैदान हैं या जहाँ पे औद्योगिक विकास अधिक हुआ है उन स्थानों के आसपास अधिक निवास करती है। वही प्रवृत्ति सेम इस महाद्वीप के अंदर भी है कि उर्वर नदी घाटी और खनिज संपन्न क्षेत्रों में जनसंख्या का जो संकेंद्रण है वो अधिक है। अगर हम देखें कि 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश को देखें इस महाद्वीप के अंदर तो वहाँ पे कोयला की विस्तृत पेटी है, और कोयला की पेटी है तो वो एक शक्ति का संसाधन है, तो वो इंडस्ट्री के लिए ऊर्जा अवेलेबल करवाता है। तो वहाँ पे इस 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के सहारे औद्योगिक विकास भी अधिक हुआ है और उसकी वजह से यहाँ पे जनसंख्या का संकेंद्रण भी अधिक है। इसलिए 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश को यूरोप महाद्वीप में जनसंख्या की धुरी के नाम से जाना जाता है। यूरोप के अंदर जैसे जैसे औद्योगिक विकास हुआ है उसके साथ ही जनसंख्या में भी तीव्र गति से वृद्धि हुई है। अगर हम जनसंख्या की प्रवृत्ति देखें इस महाद्वीप की तो इस मैप को आप देखोगे कि 1650 के अंदर यहाँ पे इस महाद्वीप के अंदर 100 मिलियन जनसंख्या थी। 1750 में 140, 1850 में 266 मिलियन, 1900 में 401, 1950 में 587 मिलियन, 1975 में 458 मिलियन, 2011 में 739 मिलियन और 2018 के जो आंकड़े हैं उसमें 746 मिलियन जनसंख्या जो है इस महाद्वीप के अंदर निवास कर रही है। अगर हम देखें तो यहाँ पे धीरे धीरे अब जनसंख्या जो वृद्धि है वो ऋणात्मक हो रही है और जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो घट रही है। इस महाद्वीप में विकसित आबादी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति है वो धीमी पड़ गई है।
तो ये जनसंख्या की प्रवृत्ति है इस महाद्वीप की। नेक्स्ट हम देखें कि यहाँ पे वितरण किस प्रकार से है जनसंख्या का। तो यूरोप में घनत्व की दृष्टि से बड़ी असमानता है। यहाँ पे जनसंख्या की का जो वितरण है वो विषम प्रकार का है कि कुछ भागों में तो डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, अर्थात कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत अधिक निवास करती है। इसके विपरीत कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे जनसंख्या विहीन कहें या बहुत दूर तक प्रति वर्ग किलोमीटर कोई व्यक्ति निवास नहीं करता है। अगर हम औसतन देखें कि जो जनसंख्या जो घनत्व है प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करने वाले लोगों की संख्या, तो उसके आधार पे इस महाद्वीप की जनसंख्या को 3 भागों में हम बांट सकते हैं। और बांटा गया है कि कम जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश, दूसरा है सघन जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश, और तीसरा है सघनतम जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश। इस महाद्वीप की जो जनसंख्या घनत्व है उसके आधार पे 3 भागों में यहाँ की पॉपुलेशन को बांटा गया है। सबसे पहले हम देखें कि कम जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश, इसके अंदर यूरोप महाद्वीप के वो प्रदेश सम्मिलित हैं जहाँ पे प्रति वर्ग किलोमीटर जो जनसंख्या का घनत्व है 15 व्यक्ति से भी कम है। उसका रीज़न ये है कि इन प्रदेशों के अंदर प्रतिकूल क्लाइमेट है, मानव जीवन यापन के लिए वो प्रतिकूल है। उसके अलावा कठोर धरातल है, उपजाऊ नहीं है, खनिज संसाधनों की कमी है, कृषि के विकास की प्रतिकूल दशाएं हैं। ये कुछ मूलभूत कारण हैं जो मानव को रहने के लिए आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पे ये मूलभूत कारण प्रतिकूल हैं, इसकी वजह से यहाँ पे जनसंख्या का जो घनत्व है वो कम है। स्पेशली हम देखें इस महाद्वीप के अंदर तो पहला जो क्षेत्र है वो है टुंड्रा प्रदेश। टुंड्रा प्रदेश जो है आर्कटिक वृत्त के नीचे वाला क्षेत्र है। जैसे इस महाद्वीप में हम देखें तो उत्तरी भाग है जिसके अंदर स्कैंडिनेविया प्रदेश जो है जिसमें नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड है। यहाँ पे क्या है कि अत्यधिक ठंड है और क्लाइमेट इतनी ठंडी है, अति शीत कहें जिसको, तो कृषि का पूर्णतः अभाव है। साथ ही ये है कि स्थायी हिमकरण है, यानी वर्ष के अधिकांश दिनों में बर्फ जमी रहती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो प्राकृतिक जो वातावरण है उसकी जो दशाएं हैं वो बिल्कुल ही विपरीत हैं, यानी जीवन यापन के लिए अनुकूल नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत कम जनसंख्या है जो निवास करती है। दूसरा हम देखें कि पर्वतीय भाग यूरोप के जिसमें आल्प्स पर्वत, कॉर्फेथियन पर्वत, स्कैंडिनेवियन पर्वत और कॉकेकस जो श्रेणी है, इन पर्वतों के जो ऊंचे भाग हैं वो भी लगभग वर्ष भर हिम से ढके रहते हैं। तो इन इलाकों में भी मानव के रहने योग्य परिस्थितियां नहीं हैं, इसलिए यहाँ पे भी जनसंख्या है जो बहुत कम निवास करती है। पर इन यूरोप महाद्वीप के अंदर ग्रीष्म काल में इन इलाकों में पर्यटक जो है वो बहुत बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। ये पर्यटक स्थल के रूप में जाने जाते हैं। तीसरा जो प्रदेश है कम जनसंख्या घनत्व वाला वो है दक्षिणी पूर्वी रूस। दक्षिणी पूर्वी जो रूस का हिस्सा है यहाँ पे वर्षा है जो प्राय नहीं के बराबर है। वर्षा नहीं है, सिंचाई के साधन भी पर्याप्त नहीं है, तो हम देखें कि यहाँ पे जल संसाधनों की कमी है। उसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रोहाइड्रिसिटी का भी प्रोडक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पे मानव का जो विकास है, मानव का जो रहने के लिए अनुकूल अवस्थाएं हैं वो बिल्कुल भी नहीं है। इस वजह से इस क्षेत्र में भी जनसंख्या है जो बहुत कम मिलती है। ये यूरोप महाद्वीप के वो प्रदेश हैं जहाँ पे जनसंख्या की घनत्व जो है वो बहुत कम है, लगभग 15 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के आसपास है। टुंड्रा प्रदेश, ऊंचे पर्वतीय प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी रूस का हिस्सा। दूसरा हम देखें कि दूसरा जो प्रदेश है जिसमें क्लासिफिकेशन किया है जनसंख्या घनत्व के आधार पर वो है सघन जनसंख्या
घनत्व वाला प्रदेश। इसके अंतर्गत हम देखें, अगर आप यूरोप के मैप को देखोगे तो पोलैंड से लेके दक्षिणी इंग्लैंड तक का जो प्रदेश है वो राइन प्रदेश और इटली का उत्तरी और तटीय मैदान, यहाँ पे जनसंख्या का जो औसत घनत्व है वो 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यूरोप के जो ये भाग हैं यहाँ पे कृषि का विकास बहुत अधिक हुआ है, इंडस्ट्री के निकट हैं। ये कुछ मूलभूत कारण हैं जो मानव के जीवन यापन, बेहतर जीवन यापन के लिए अनुकूलता प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे जो जनसंख्या घनत्व है वो 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। अगर हम देखें इसमें कि ये एरिया कौन कौन से हैं, तो ग्रेट ब्रिटेन से यूक्रेन तक का जो प्रदेश है यहाँ पे कृषि और औद्योगिक विकास दोनों ही खूब हुए हैं। यहाँ कोयला, लोहा, खनिज पदार्थ, परिवहन की सुविधाएं हैं, उसकी वजह से यहाँ पे जनसंख्या का घनत्व अधिक है। दूसरा इसमें देखें वेस्टफेलिया, तो जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है और इंडस्ट्री की वजह से यहाँ पे घनी जनसंख्या है जो पाई जाती है। तीसरा अगर देखें हम तो वो है राइन बेसिन। सघन जनसंख्या घनत्व में राइन नदी का जो मुहाना है दक्षिण से लेके राइन घाटी तक, ये उत्तर में स्विट्जरलैंड तक फैला हुआ है। यहाँ पे ये प्रमुख परिवहन जलीय मार्ग है और इसका जर्मनी के लिए बड़ा महत्व है। यहाँ पे जल विद्युत और जल परिवहन की सुविधा है जो भरपूर मात्रा में है। इसके अलावा कृषि के लिए सिंचाई की सुविधा है जो जर्मनी और फ्रांस में अवेलेबल होती है। उसकी वजह से यहाँ पे कृषि, उद्योग और व्यापारिक दृष्टि से ये स्थान महत्वपूर्ण है। इस वजह से यहाँ पे जनसंख्या घनत्व है जो बहुत अधिक है। नेक्स्ट देखें हम इटली के उत्तरी और तटवर्ती मैदान, तो यहाँ पे भी मानव जीवन यापन के लिए अनुकूल अवस्थाएं हैं, उर्वर मैदान हैं, जिसकी वजह से जनसंख्या है जो अधिक है। हम ये देख रहे हैं कि जहाँ पे मानव जीवन यापन के लिए अनुकूल दशाएं हैं वहाँ पे पॉपुलेशन का जो घनत्व है वो अधिक है। नेक्स्ट इसमें देखें हम तो पो बेसिन इटली का सबसे घना प्रदेश है ये। यहाँ पे टोटल अगर हम इटली की बात करें तो लगभग 40% जनसंख्या है जो इस इलाके में, ये जो पो बेसिन है इटली का, यहाँ पे निवास करती है। अगर नेक्स्ट देखें पुर्तगाल में ओपोर्टो का मैदान, उत्तरी पूर्वी स्पेन में आप देखोगे तो यहाँ पे भूमध्य सागरीय क्लाइमेट है। उसकी वजह से गेहूँ, अंगूर और जैतून की कृषि यहाँ की प्रसिद्ध है। इसके अलावा इंडस्ट्री है और व्यापार है, उसकी वजह से घनी आबादी है। नेक्स्ट रोन घाटी है जिसके अंदर भी कृषि और औद्योगिकरण के कारण अधिक जनसंख्या का घनत्व है जो पाया जाता है। तीसरे प्रकार का है सघनतम जनसंख्या वाले प्रदेश। ये यूरोप का तीसरा और लास्ट जनसंख्या डेंसिटी घनत्व के अनुसार जो विभाजन किया गया है वो है। अगर इसको हम देखें तो इसके अंतर्गत फ्रांस, बेल्जियम का कोयला क्षेत्र, रूहर घाटी, सक्सोनी कोयला क्षेत्र सम्मिलित है। यहाँ पे प्रति वर्ग किलोमीटर 200 व्यक्ति से अधिक निवास करते हैं, अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। अगर इन्हीं इलाकों में हम कुछ नगरों को देखें तो वहाँ पे जो डेंसिटी है, घनत्व है जो प्रति वर्ग किलोमीटर कई हजार से अधिक है, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में बहुत सारे लोग यहाँ पे निवास करते हैं। अगर इसका क्लासिफिकेशन देखें हम तो पहला है फैक्रो बेल्जियम कोयला क्षेत्र। यहाँ पे क्या हुआ है, कोयले का क्षेत्र है जिससे अत्यधिक इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ है और इस जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसकी वजह से यहाँ पे अर्बनाइजेशन भी अधिक हुआ है, अर्थात जो औद्योगिक प्रगति हुई है उसकी वजह से नगरों में विशाल जनसमूह यहाँ पे निवास करता है। दूसरा हम देखें रूर घाटी, उसके साथ भी वही बात है कि अत्यधिक औद्योगिकरण ने
यहाँ पे नगरीकरण को बढ़ावा दिया है, जिसकी वजह से सघनतम जनघनत्व है जो पाया जाता है। तीसरा हम देखें तो सक्सोनी कोयला के क्षेत्र हैं। ये भी जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ पे भी कई कारखाने स्थापित हैं और सघनतम जनसमूह निवास करता है। इसके अलावा हम देखें दक्षिणी हॉलैंड और उत्तरी इटली के जो उपजाऊ मैदान हैं उनके अंदर भी सघनतम जनसंख्या है। और अगर और देखें हम तो यूरोप के जो अनेक नगर हैं वहाँ पे विशाल जनसमूह निवास करता है, जैसे वियना, पेरिस, हैम्बर्ग, नेपल्स, जूरिच, बार्सिलोना, लंदन। ये आदि नगर ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा नगरीकरण हुआ है, बहुत सघनतम जनसंख्या घनत्व है जो पाया जाता है। ये हमने अभी देखा यूरोप की जनसंख्या का वितरण, घनत्व और वृद्धि की जो प्रवृत्ति है उसका अध्ययन किया। इस प्रकार हमने जो आपके सिलेबस की इकाई नंबर 3 है यूरोप महाद्वीप का प्रादेशिक भूगोल, उसमें उसका धरातल, अफवाह, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति और यूरोप महाद्वीप की मिट्टियाँ। इसके बाद हमने देखा कि इकोनॉमिक जो बेस है, आर्थिक आधार, उसमें यूरोप की कृषि, यूरोप के प्रमुख खनिज, यूरोप के प्रमुख खनिज संसाधन और यहाँ के प्रमुख उद्योगों का अध्ययन किया। और लास्ट में हमने यूरोप की जनसंख्या का स्थानिक वितरण का अध्ययन किया है। इस प्रकार यूरोप महाद्वीप जो आपके पाठ्यक्रम में है वो पूरा हो गया है। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम इसकी जो इकाई 4 है जिसके अंदर उत्तरी अमेरिका है उसका धरातल, अफवाह, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, मिट्टियाँ, जनसंख्या का स्थानिक वितरण और आर्थिक आधार में कृषि, खनिज, शक्ति संसाधन और उद्योगों का अध्ययन हम करेंगे। थैंक यू।